दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 30 जनवरी 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों 2 महीने से जारी किसानों के आंदोलन को नई रफ्तार मिली है। जी हां, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का बड़ा जमावड़ा लग गया है। कल सुबह हजारों की संख्या में किसान अलग अलग जगहों पर पहुंचे हैं। जी हां, इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के लिए उनके गांव से पानी और मट्ठा आया। जी हां, बीते दिन जब बवाल हुआ तो राकेश टिकैत की ओर से ऐलान किया गया था कि वे अनशन की शुरुआत कर रहे हैं और जब तक उनके गांव से ही पानी नहीं आएगा वे पानी नहीं पिएंगे। अब शुक्रवार सुबह गांव से आए किसान पानी और मट्ठा लेकर पहुंचे हैं। किसानों ने कहा है कि पुलिस ने पानी बंद कर दिया है और हम पूरे गाजियाबाद को ही पानी से भर देंगे। जी हां, आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर बीते दिन पानी की सुविधा बंद कर दी गई। जी हां, साथ ही यहां पर खड़े अस्थायी शौचालय को भी हटा दिया गया था। हालांकि जो बिजली पहले काटी गई थी उसे वापस जोड़ दिया गया था। शुक्रवार सुबह से ही धरना स्थल पर कई राज्यों के किसान लगातार पहुंच रहे हैं। दोस्तों बिहार में केंद्र कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्ष की सियासत खूब हो रही है। जी हां, देश भर के किसान एक और नए कृषि कानूनों के खिलाफ जहां दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, वहीं पटना में जन अधिकार पार्टी किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद कर रही है। किसानों के समर्थन में जन अधिकार पार्टी के पूर्व सांसद पप्पू यादव उपवास पर बैठ गए हैं। जी हां, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में स्थित महात्मा गांधी की विशाल की प्रतिमा के पास पप्पू यादव शुक्रवार की सुबह 6 बजे से ही एक दिन के उपवास पर बैठे। जी हां, पप्पू यादव के साथ उनकी पार्टी के कुछ नेता भी उपवास पर बैठे। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने बगैर किसी से मशवरा किए 3 कृषि कानूनों को किसानों और फिर देश पर थोप दिए हैं। इन कानूनों की आड़ में किसानों की जमीन हड़पने और उनके खेतों पर बहुराष्ट्रीय कंपनी के कब्जे की साजिश रची जा रही है। जो उनकी पार्टी किसानों पर होने वाले हर जुल्म और अत्याचार के खिलाफ खड़ी है। बिहार में किसान आंदोलन के समर्थन में जन अधिकार पार्टी लगातार अभियान चला रही है। पप्पू यादव ने कहा कि वे एक दिन के उपवास पर बैठे हैं। किसानों के समर्थन में वे और उनकी पार्टी का हर सिपाही कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी अन्ना हजारे ने ऐलान किया है कि वे आज ही यानी कि 30 जनवरी को भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जी हां, भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। अन्ना हजारे ने कहा है कि वे महाराष्ट्र के अहमदनगर के रालेगंज सिद्धि में ही किसानों की कई मांगों को लेकर अनशन शुरू करेंगे। यह दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के बीच अन्ना हजारे का अनशन सरकार की मुश्किलों को बढ़ा सकता है। बहरहाल अन्ना हजारे ने बयान जारी करते हुए अपने समर्थकों से यह भी अपील की है कि वे जहां पर हैं वहीं इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। अन्ना हजारे ने अपने बयान में किसान आंदोलन का भी जिक्र किया है और कहा कि 26 जनवरी को जो हिंसा हुई है उससे वे बेहद दुखी हैं। उन्होंने कहा कि शांति किसी भी आंदोलन की शक्ति होती है, अशांति आंदोलन को खत्म कर रही है। 84 साल के अन्ना हजारे के अनुसार वे 2018 से केंद्र सरकार से स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू किए जाने की विनती कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने भरोसा दिलाने के बाद भी इसे तवज्जो नहीं दिया गया है। दोस्तों बिहार में कड़ी ठंड के बीच शुक्रवार की सुबह हुई बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जी हां, शुक्रवार की अहले सुबह गया, नवादा, औरंगाबाद और सासाराम जिले के कई इलाकों में बारिश हुई है। जी हां, बारिश कहीं अधिक तो कहीं तेज रही। हल्की बारिश वाले इलाकों में तो रबी फसल को फायदा हो सकता है, लेकिन जहां जोरदार बारिश हुई है और खेत में पानी लग गया है वहां के किसान परेशान हो गए हैं। इस बारिश से फसलों को पाला लग सकता है। कृषि के जानकारी के माने तो पाला लगने से रबी की फसल को नुकसान हो सकता है। आलू को तो बारिश से नुकसान होना तय है। दोस्तों ओबीसी की पार्टी के 5 विधायकों ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। जी हां, जिसके बाद बताया जा रहा है कि एलजेपी के बाद जेडीयू एआईएमआईएम के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा सकती है। जी हां, मुलाकात के बारे में बताया जा रहा है कि एआईएमआईएम के 4 विधायकों के साथ खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मिलने के लिए सीएम नीतीश कुमार के आवास पर पहुंच गए थे। जी हां, जिसके बाद कई तरह के क्यास लगने शुरू हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 5 विधायकों को मुलाकात कराने के लिए बिहार के संसदीय मंत्री और जेडीयू के सीनियर नेता विजय कुमार चौधरी सभी को लेकर सीएम आवास गए। जी हां, इन लोगों के बीच किस बात को लेकर मुलाकात हुई ये बात खुलकर सामने नहीं आई है। इस बीच एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने मुलाकात करने पर कहा है कि नीतीश कुमार सीएम हैं और हम लोग विधायक हैं, तो फिर ऐसे में मुलाकात कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अख्तरुल इमान ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार की समस्या को लेकर हम लोगों ने मुलाकात की है। कई समस्याओं को हम लोगों ने सीएम के सामने उठाया है। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि कुछ दिन पहले ही जेडीयू ने बीएसपी के एकमात्र विधायक चैनपुर से विधायक जमा खान को अपनी पार्टी में शामिल कराया था। जी हां, उसके बाद एलजेपी के एकमात्र विधायक जो मटिहानी से राजकुमार सिंह, उन्होंने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि वे जल्द ही जेडीयू में शामिल हो सकते हैं।
दोस्तों बिहार में अगले 4 साल में 28 मेडिकल कॉलेज होंगे। जी हां, एनडीए की सरकार के शासनकाल में राज्य का समग्र विकास हुआ है। अब निजी से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है। ये बातें हम नहीं बल्कि बिहार के स्वास्थ्य, पथ निर्माण, कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री मंगल पांडे ने गुरुवार को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया के सभागार में कही है। जी हां, वह जीएमसीएच के भवन के उद्घाटन के मौके पर विभाग अध्यक्षों और चिकित्सकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल मानव जीवन के लिए विपदा का समय था। उस वक्त हमारे स्वास्थ्य कर्मी और चिकित्सकों ने मानव सेवा का इतिहास रच डाला, अपनी जान की परवाह किए बगैर मानवता की सेवा की है। आज बिहार में कोरोना के मात्र 1700 मरीज हैं। यह आंकड़ा बुधवार की शाम का है। जी हां, कोरोना का रिकवरी रेट 98.75% है। यह देश में सबसे अधिक है। किसी भी दूसरे राज्यों का रिकवरी रेट बिहार के बराबर नहीं है। दोस्तों दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विमानों की संख्या बढ़ाने की कवायद तेज कर दी गई है। सूत्र बताते हैं कि सेवा प्रदाता कंपनी स्पाइस जेट दिल्ली के लिए फ्लाइट की संख्या बढ़ा सकती है। इसकी तैयारी अभी चल रही है। जल्द ही कंपनी की ओर से तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि जनवरी के अंत या फिर फरवरी माह के शुरुआत हफ्तों में कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। हालांकि अभी तक कंपनी की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि दरभंगा से दिल्ली जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी अधिक है। इसको देखते हुए कंपनी ने दरभंगा से फ्लाइट बढ़ाने का फैसला किया है। यदि ऐसा होता है तो फिर दरभंगा से प्रतिदिन 2 विमान दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। जी हां, वही इसका दोहरा लाभ यात्रियों को मिलेगा। दोस्तों सहरसा से सुपौल, सरायगंज, निर्मली होते हुए दरभंगा तक ट्रेन परिचालन की संभावना बढ़ गई है। तमूर या झंझारपुर नवनिर्मित रेलखंड पर पहली बार मालगाड़ी 7 से 10 दिनों में दौड़ेगी। वहीं आसनपुर कुफा निर्मली रेलखंड का CRS निरीक्षण फरवरी के दूसरे सप्ताह में होगा। निरीक्षण के बाद रेलवे बोर्ड सहरसा से दरभंगा के बीच ट्रेन परिचालन की तिथि घोषित करेगा। दोस्तों गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों के हिंसक प्रदर्शन के बाद एक तरफ जहां किसान आंदोलन पर सवाल उठ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसके समर्थन में आ गए हैं। दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मिलने गुरुवार को पटना लौटे तेजस्वी यादव ने किसानों के हिंसक प्रदर्शन पर कहा है कि लाल किले पर झंडा किसने फहराया ये सब जानते हैं। आखिर लाल किले में झंडा फहराने वाला व्यक्ति क्यों नहीं पकड़े गए हैं। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि किसानों पर सरकार अपनी बात थोपना चाहती है। साथ ही तेजस्वी यादव ने 50 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों को जबरन रिटायरमेंट देने के मामले पर कहा है कि सरकार पहले यह तय करे कि जिन्हें जबरन रिटायर किया जाएगा क्या उनके बच्चों को रोजगार मिलेगा। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में अफसरशाही हावी है और यह आदेश भी उसी का परिचायक है। दोस्तों बिहार के बड़े शहरों में यातायात व्यवस्था सुधरेगी। इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। प्रथम चरण में राज्य के सभी नगर निगम वाले शहरों में ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे। इसको लेकर काम शुरू भी हो गया है। बिहार के पहले IG ट्रैफिक बने MR नायक ने इसकी पहल की है। जल्द ही नगर निगम एवं आवास विभाग इसके लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। राज्य में नगर निगम वाले शहरों की संख्या 18 है। पहले ये 12 थी। हाल ही में 6 शहरों को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। ये ऐसे शहर है जहां का आबादी 2 लाख अधिक है। आबादी बढ़ने के चलते इन शहरों में ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ गया है। पटना के अलावा बाकी नगर निगम वाले शहरों में ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था ना के बराबर है। अब इन सभी शहरों में ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे। दोस्तों बिहार में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही आंगनबाड़ी सहायिका एवं सेविकाओं को कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य 10 फरवरी तक निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है ताकि पहले चरण का टीकाकरण कार्य पूरा किया जा सके। विभाग की ओर से सभी DM एवं सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण की गति को तेज किया जाए। विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिलों को पहले चरण का टीकाकरण 10 फरवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी निबंधित स्वास्थ्य कर्मियों की टीकाकरण सुनिश्चित करने को कहा है। दोस्तों बिहार के गांवों की गलियां और चौराहे अब रात में भी रोशन रहेगी। मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत इस कार्य की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। इस योजना में यह तय किया गया है कि गांवों में हर 30 मीटर की दूरी पर एक सोलर स्ट्रीट लाइट लगेगी। बिजली के पोल पर यह लाइट लगाई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों के हर वार्ड में औसतन कम से कम 10 स्ट्रीट लाइट लगेगी। इस तरीके से राज्य में कुल 10 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। इसकी तैयारी जोर शोर से पंचायती राज विभाग कर रहा है।
विभाग इस योजना के प्रतिदिन समीक्षा करके जिलों को आवश्यक निर्देश भी दे रहा है। विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा है कि पंचायत चुनाव के तुरंत बाद स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि अप्रैल मई में पंचायत चुनाव होना है, इस तरीके से जून में यह कार्य शुरू हो जाएगा। इस योजना के लिए सर्वे का कार्य शुरू भी कर दिया गया है। जी हां, गांव में जहां पर आबादी बसी है वहीं के बिजली के पोल में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। जी हां, जहां पर लोग नहीं है उन जगहों पर लाइट नहीं लगेगी। ग्राम पंचायतों की देखरेख में यह कार्य होगा। अब तक करीब 29,000 वार्डों में सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। जी हां, इसके अंतर्गत 3.5 लाख बिजली पोल को चिन्हित कर लिया गया है। दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 में रिकॉर्ड परीक्षार्थी शामिल होंगे। जी हां, परीक्षार्थी पर कोरोना संक्रमण का कोई भी असर नहीं पड़ा है। इस बार मैट्रिक परीक्षा में 16,84,466 परीक्षार्थी शामिल होंगे। बिहार बोर्ड की माने तो पिछले साल यानी कि 2020 में 14,94,771 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इस बार मैट्रिक वार्षिक परीक्षा से 1,89,000 अधिक छात्र शामिल होंगे। जी हां, बोर्ड की माने तो पिछले साल की अपेक्षा में यानी कि पिछले साल की तुलना में इस बार छात्रों की संख्या बढ़ी है। आपको बता दूं कि कई जिलों में छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जी हां, प्रदेश भर में सबसे ज्यादा गया जिले से परीक्षार्थी शामिल होंगे। जी हां, पटना जिले का इस बार 5वां स्थान है। दोस्तों, गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड रैली में हुई हिंसा के बाद कमजोर नजर आने लगे किसान आंदोलन में नया मोड़ आता दिख रहा है। जी हां, गुरुवार को राकेश टिकैत सहित कई अन्य किसान नेताओं पर प्रशासन का शिकंजा कसता नजर आ रहा था। जी हां, वही कई किसानों के घर लौटने की भी खबरें सामने आने लगी थी। हालांकि शाम को भावुक यानी कि राकेश टिकैत रो पड़े। जी हां, उसकी इस भावुक बातों के बाद एक बार फिर से किसान आंदोलन में यू टर्न आ गया है। जी हां, प्रशासन ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को रात तक हटने का अल्टीमेट दिया था, जबकि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि वे आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे, भले ही प्रशासन कोई भी कदम उठा ले। जी हां, रिपोर्ट के अनुसार राकेश टिकैत के टीवी पत्रकारों से बात करते हुए भावुक हो जाने के दृश्यों के बाद किसान आंदोलन में नया ट्विस्ट आया। जी हां, इसके बाद देर रात तक हरियाणा और पश्चिमी यूपी के अलग अलग हिस्सों से रात में ही किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर की तरफ कूच कर दिया। वहीं गाजीपुर बॉर्डर में बड़ी संख्या में तैनात पुलिस बल में भी कमी आ गई। पीएसी जवानों को भी गाजीपुर बॉर्डर से हटा दिया गया। दोस्तों, जैसे जैसे समय गुजर रहा है टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा एडवांस होती जा रही है। 4G नेटवर्क के बाद अब सभी को भारत में 5G नेटवर्क का इंतजार है। वहीं इस इंतजार के बीच देश के सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक भारतीय एयरटेल ने 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा कर दी है। जी हां, एयरटेल हैदराबाद में कमर्शियल नेटवर्क पर लाइव 5G सर्विस का प्रदर्शन करने में कामयाब रही है। जी हां, कंपनी ने लाइव डेमो का वीडियो भी शेयर किया है। 5G सर्विस को लाने वाली एयरटेल देश की पहली कंपनी बन गई है। 5G नेटवर्क को सफल बनाने के लिए एयरटेल ने अपने पार्टनर एर्सकॉन के साथ मिलकर काम किया है। दोस्तों, दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर अचानक हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। जी हां, किसान आंदोलन के 65वें दिन शुक्रवार को सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों और फिर स्थानीय लोगों के बीच हुई झड़प के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जी हां, जानकारी के अनुसार सिंगू बॉर्डर पर कुछ स्थानीय लोग प्रदर्शनकारी किसानों पर वहां से जाने और फिर बॉर्डर खाली करने का दबाव डाल रहे थे, जिस पर उनके बीच झड़प हो गई। आंदोलनकारी किसानों में से एक ने बताया कि प्रदर्शन और स्थानीय लोगों के बीच टकराव को दूर करने और फिर उन्हें काबू करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। सिंगू बॉर्डर के अलावा टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा है कि सरकार हठधर्मी हो रही है। अगर सरकार चाहती तो फैसला बहुत जल्द हो जाता। अगर मुद्दे का हल नहीं होता तो फिर गाजीपुर बॉर्डर पर यूं ही आंदोलन जारी रहेगा, चलता रहेगा। और यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक तीनों कृषि कानूनों को सरकार रद्द नहीं कर देती। दोस्तों, कल संसद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई। जी हां, इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कई मुद्दों का जिक्र किया, जैसे कोरोना संकट से लेकर सीमा पर तनाव संबंधित मुद्दे उनके अभिभाषण में शामिल थे। जी हां, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृषि कानूनों को लेकर किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन का भी जिक्र किया। उन्होंने 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में किसान ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा को दुखद बताया। जी हां, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में हिंसा की निंदा करते हुए कहा है कि पिछले दिनों गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का अपमान किया गया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। इसके साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया।
दोस्तों कभी किसान आंदोलन तो कभी बर्ड फ्लू के चलते अंडा बाजार कमजोर पड़ता जा रहा है। रही सही कसर अंडे की डिमांड कम होने से पूरी हो गई है। जी हां, नतीजा यह हुआ कि पोल्ट्री फार्म में अंडा जमा होता चला गया। जानकारों के मुताबिक आज की तारीख में 200 से 250 अंडा जमा हो गया है। अब बाजार में ना तो अंडे की डिमांड आ रही है और ना ही अभी तक अंडे के रेट में सुधार आया है। बर्ड फ्लू के करीब हफ्ते हो हल्ले के बाद अभी तक अंडा और चिकन बाजार में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। जी हां, अभी भी बहुत सारे लोग बर्ड फ्लू के डर से अंडा और फिर चिकन नहीं खा रहे हैं, जिसके चलते बाजार में अंडे की डिमांड नहीं आ रही है। डिमांड नहीं होने पर पोल्ट्री फार्म मालिकों को अंडे के अच्छे दाम भी नहीं मिल पा रहे हैं। किसानों को लाल किले के अंदर किसने जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका गया? अब किसानों के साथ मारपीट की जा रही है, सरकार ये ठीक नहीं कर रही है। जी ये बातें हम नहीं बल्कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के पक्ष में अपनी बात रखी है और उपरोक्त ये सभी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। उन्होंने कहा है कि इस देश के लोगों को तीनों कृषि कानून को समझना चाहिए। पहला कानून देश के मंडी सिस्टम को खत्म कर देगा। दूसरा कानून देश के 3-4 बड़े बिजनेस को यह आजादी देगा कि वे लाखों टन अनाज जमा कर सकते हैं। तीसरा कानून अपनी कठिनाई को कोर्ट नहीं ले जा सकेगा। जी हां, यानी कि किसानों को जो भी दिक्कत होगा उस दिक्कत को लेकर कोर्ट नहीं जा सकता है। जी हां, राहुल गांधी ने कहा है कि मैंने देश के किसानों के संबंध में केरल में बात की है। इस देश में अब तक किसानों को ठीक से यह कानून समझ में नहीं आया है। यह आंदोलन किसानों से शहरों के अंदर जाएगा। इस नए कानून से सिर्फ किसान गुस्सा ही नहीं है, इस देश के युवा है जिनका रोजगार छीना गया है। यह आंदोलन तेज होगा। मैं प्रधानमंत्री से यह कह रहा हूं कि इससे देश का नुकसान होगा, कानून वापस ले लीजिए। दोस्तों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी है। लालू प्रसाद यादव की जमानत पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत से वक्त मांगा है। जी हां, इसके बाद कोर्ट ने 5 फरवरी से पहले सीबीआई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जी हां, अब अगली सुनवाई के लिए 5 फरवरी की तारीख निर्धारित की गई है। दोस्तों नई सरकार बनने के बाद भी बिहार में सियासी उथल पुथल का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, खासतौर पर कम विधायकों वाली पार्टियों के नेताओं विधायकों का सीएम नीतीश कुमार से मिलना काफी कुछ इशारा कर रहा है। जी हां, हाल ही में बसपा विधायक मोहम्मद जमा खान ने जेडीयू ज्वाइन कर लिया। निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह ने भी अपना समर्थन दिया और लोजपा विधायक राजकुमार सिंह भी सीएम नीतीश कुमार से मिले, उन्हें विकास पुरुष बता चुके हैं। गुरुवार को ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम के सभी विधायक यानी कि 5 विधायक सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बिहार में क्यासबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। जी और कहा जा रहा है कि पाला बदलने वाला है। जी इसके साथ ही एक और चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अब अगली बारी कांग्रेस के विधायकों की है। जी हां, सूत्र बताते हैं कि जेडीयू अंदर ही अंदर अपने विधायकों की संख्या बढ़ाने में लगी हुई है। एक एक करके जिस तरीके से गैर महागठबंधन के विधायकों का नीतीश कुमार से मिलना हो रहा है, निगाहें कांग्रेस विधायकों पर टिक गई है। जी सूत्र यह भी बताते हैं कि कई कांग्रेसी विधायक जेडीयू के संपर्क में भी है। जी लेकिन जितनी संख्या विधायकों की चाहिए उतनी संख्या पूरी नहीं हो पाई है। जी दरअसल दल बदल कानून के दायरे से बाहर रहने के लिए कांग्रेस के कम से कम 13 विधायक एक साथ होने चाहिए। दोस्तों कोरोना वैक्सीन डिप्लोमेसी में भारत लगातार चीन को मात दे रहा है। दुनिया भर से लगातार भारतीय वैक्सीन की मांग बढ़ रही है। चीन की तुलना में भारतीय वैक्सीन की क्षमता को ज्यादा प्रभावी माना जा रहा है। जी हां, सूत्रों ने कहा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और रेमडेसिविर की सप्लाई के दौरान भारत के विश्वसनीय ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए भी तमाम देश भारतीय वैक्सीन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। साथ ही वैक्सीन की सफलता दर से भी दुनिया देखकर आश्वासित है। जी हां, सूत्रों ने कहा है कि भारतीय वैक्सीन की मांग लगातार हो रही है। जी हां, अनुदान के तौर पर कुछ देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के बाद अब व्यावसायिक स्तर पर भी मांग तेज हो गई है। सूत्रों ने कहा है कि सार्क देशों, बिस्मटेक सदस्यों के अलावा कई अफ्रीकी और यूरोपीय देश, मध्य और पूर्वी एशिया के देश भारत से वैक्सीन पाने की होड़ में लगी हुई है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के अलावा सीधे कंपनियों को ऑर्डर दिया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट के अलावा भारत बायोटेक की वैक्सीन भी अब दुनिया के विभिन्न देशों की डिमांड लिस्ट में है। दोस्तों भारत में तंबाकू नियंत्रण कानून में संशोधित को लेकर कई बार मांग उठी है। जी इसके तहत केंद्र सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन को कंट्रोल करने वाले तंबाकू नियंत्रण अधिनियम यानी कि कोटपा में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार किया है। जी अगर इसमें आप खुले में सिगरेट पीते हैं तो आपको 10 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा। जी हाँ, इसमें खुले में सिगरेट पीने पर लगने वाला जुर्माना 10 गुना बढ़ा दिया गया है। इससे पहले दिल्ली मेट्रो स्टेशन परिसरों और फिर उसके आसपास सिगरेट पीने और तंबाकू खाने वालों पर दिल्ली पुलिस ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद
यानी कि कोटपाद नियम 2003 के तहत चालान करने का नियम था। यह चालान 200 रुपए का रखा गया था। यह दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशन परिसर और फिर उसके आसपास को तंबाकू मुक्त करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया था। लेकिन अब इस नए संशोधन में किसी के सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट पीते पकड़े जाने पर 200 रुपए की जगह 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही इसमें तंबाकू की खरीद बिक्री की न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का नियम शामिल किया गया है। वहीं होटल, रेस्टोरेंट सहित एयरपोर्ट आदि स्थलों पर अलग अलग स्मोकिंग जोन का प्रावधान खत्म किया गया है। जबकि पहले होटल और हवाई अड्डे पर स्मोकिंग एरिया बनाने की अनुमति थी, लेकिन अब इसको भी खत्म कर दिया गया है। और अब इन जगहों पर अगर सिगरेट पीते हुए पाए जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो आपको 200 रुपए की जगह 2000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। दोस्तों, सड़कों पर जब हम अपनी तेज बाइक या कार दौड़ाते होते हैं और जैसे ही सामने कोई गड्ढा दिखता है तो हम गति को यानी कि स्पीड को धीरे करके उस गड्ढे के किनारे से अपनी गाड़ी के पहियों को निकाल देते हैं। हम सभी के गांव कस्बों वाले सड़कों पर दर्जनों गड्ढे दिखे होंगे और हर बार वहां से गुजरते वक्त हम अपनी गाड़ी के एक्सीलरेटर छोड़कर ब्रेक दबाकर सरकार और प्रशासन को कोसते हुए किनारे से निकल जाते हैं। मगर क्या इतने भर से काफी है? क्या वाकई हम अपने देश और फिर समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं? शायद नहीं। जी हां, देश के प्रति सबसे बड़ा धर्म होता है नागरिकता का धर्म, और इस धर्म को सरकारी व्यवस्था के कारण अपने बेटे को गंवाने वाला एक पिता कई वर्षों से निभा रहा है। जी हां, आप नहीं निभा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो इस धर्म को निभा रहा है। एक जानलेवा गड्ढे की वजह से अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देने वाले मुंबई के दादा राव बिलहोरे ने एक मुहिम शुरू की है। मुहिम मुंबई की सड़कों पर दिख रहे सारे गड्ढों को भर देने की है। जी हां, देश आज दादा राव बिलहोरे को पॉल होल्ट दादा के नाम से भी जानते हैं, जो दूसरे को अपने बेटे के खोने के दर्द से बचा रहे हैं। जी हां, 28 जुलाई 2015 मुंबई में जोरदार बारिश हो रही थी। दादा राव बिलहोरे का 16 साल का बेटा प्रकाश 11वीं के लिए कॉलेज में दाखिला लेकर बाइक से घर लौट रहा था। प्रकाश के साथ उसका चचेरा भाई राम था, जी हां, जो बाइक चला रहा था। बारिश के चलते सड़कें पानी पानी हो गई थी। जी हां, इस बीच एक गड्ढा आया, बाइक का पहिया उसमें पड़ा और फिर दोनों बाइक के साथ सड़क पर नीचे गिर गए। राम को हेलमेट ने बचा लिया, लेकिन प्रकाश नहीं बच सका। जी हां, वो इस दुनिया को अलविदा हो गए। दादा राव बिलहोरे ने उम्मीदों से भरे अपने बेटे को खो दिया। प्रकाश के इस दुनिया से चले जाने के बाद पिता दादा राव ने आंसू पूछे और मुंबई की सड़कों पर दिख रहे गड्ढों को भरने के लिए अकेले ही निकल पड़े। जी हां, बाद में उन्हें कई लोगों का साथ मिला और मुंबई में उन्हें नाम दिया पॉट होल दादा। जी हां, दादा राव बिलहोरे कहते हैं कि मेरा मकसद है कि मेरा बेटा तो सुबह घर से ही निकला था, गड्ढे में गिरा और फिर वापस नहीं आया। मैं किसी और के बेटे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। अब हर बेटा घर लौटे, मैं सारे गड्ढे भर दूंगा। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने अपने उन ग्राहकों को आगाह किया है जो अनाधिकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए की जाने वाली लोन स्कीम के झांसे में आते हैं। जी एसबीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर सिक्योरिटी टिप्स जारी करते हुए ग्राहकों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। एसबीआई ने अपने ट्वीट में ग्राहकों को ऐसे ऐप से बचने के लिए उपाय बताए हैं। जी हां, एसबीआई समय समय पर अपने ट्विटर हैंडल पर बैंक की स्कीमों के अलावा कई और अहम बातों के बारे में भी बताती रहती है। जी हां, एसबीआई की तरफ से ऐसे समय में ग्राहकों को जागरूक किया जा रहा है जब कई फ्रॉड कॉल्स के जरिए धोखाधड़ी की कोशिश तेज की जा रही है। एसबीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि जालसाज इंस्टेंट लोन ऐप्स से सावधान रहें। प्लीज किसी भी ऐसे लिंक पर क्लिक ना करें जो अनाधिकृत है, और ना ही अपनी कोई भी जानकारी ऐसी किसी भी ऐप्स पर दर्ज करें जिसे एसबीआई के या फिर दूसरे बैंक के तौर पर बताया गया है। एसबीआई के मुताबिक ये ऐसे लिंक्स होते हैं जिन पर से यूजर्स का प्राइवेट डाटा लीक हो सकता है। दोस्तों, केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 2 महीने से जारी किसान आंदोलन अब अलग थलग पड़ने के बाद एक बार फिर से पटरी पर लौटने लगी है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान जिस तरीके से हिंसा हुई उसने आंदोलन को काफी हद तक कमजोर कर दिया था। जी हां, कुछ किसान संगठन खुद को आंदोलन से अलग भी कर चुके हैं। इस किसान आंदोलन में जिस भी किसान नेता के बारे में बात होती है तो सबसे पहले राकेश टिकैत का नाम आता है। जी हां, राकेश टिकैत कभी दिल्ली पुलिस में थे। जी हां, लेकिन किसानों के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी, चुनाव भी लड़े, एक नहीं बल्कि 2 बार चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव में उसको हार मिली, पर हिम्मत नहीं हारी। 2 महीनों से चल रहे इस किसान आंदोलन को खड़ा करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। तो आइए जानते हैं इस किसान नेता के बारे में, यानी कि राकेश टिकैत के बारे में कुछ विस्तार से जानकारी। तो राकेश टिकैत का जन्म मुजफ्फरनगर जनपद के सिसोली गांव में 4 जून 1969 को हुआ था। उनकी पहचान ऐसे व्यवहारिक नेताओं की रही है जो धरना प्रदर्शन आंदोलनों के साथ साथ किसानों के व्यवहारिक हित की बात सरकार के सामने रख रहे हैं। वे इस
वक्त भारतीय किसान यूनियन के कमान संभालते हैं। राकेश टिकैत ने मेरठ यूनिवर्सिटी से एमए की पढ़ाई की है, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई एलएलबी की है। यह वर्ष 1992 में दिल्ली पुलिस में नौकरी करते थे। वर्ष 1993-94 में दिल्ली के लाल किले पर उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन चल रहा था। यह सरकार ने आंदोलन खत्म करने के लिए उन पर दबाव बनाते हुए कहा कि वे अपने पिता और भाई बंधुओं से आंदोलन खत्म करने को कहे। इस स्थिति में राकेश टिकैत किसानों के साथ खड़े हुए और दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ दी। यह नौकरी छोड़कर राकेश टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन के साथ किसानों की लड़ाई में सक्रिय हो गए। राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत की कैंसर से इस दुनिया से चले जाने के बाद उन्होंने भारतीय किसान यूनियन यानी कि बीकेयू की कमान संभाल ली। जी हां, राकेश टिकैत किसानों की लड़ाई के दौरान 44 बार जेल जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में एक बार भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ उनको 39 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में संसद भवन के बाहर गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाने के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उन्होंने तब गन्ना जलाकर विरोध जताया था। इसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल में भेज दिया गया था। दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश के समुचित विकास के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। जी हां, इनमें से कई ऐसी योजना भी है जो उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। जी हां, सरकार बिजनेस शुरू करने के लिए कई योजनाओं के माध्यम से लोगों को पैसे दे रही है, जिसकी मदद से आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप भी अब खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपके पास बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं है, तो फिर आप इन योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। ऐसे में जानते हैं उन योजनाओं के बारे में जिनसे लोगों को पैसा मिल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुद्रा योजना के बारे में। यह योजना उन लोगों के लिए काफी कारगर साबित हुई है जो खुद के बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। जी हां, इस योजना में सरकार कम ब्याज और कम शर्तों के साथ लोगों को व्यापार शुरू करने के लिए लोन दिया जा रहा है। जी हां, इसमें 3 श्रेणी शिशु, किशोर और तरुण कैटेगरी में लोन दिया जा रहा है। अभी तक इसमें 27 करोड़ अकाउंट खोले गए थे और इसमें 68% महिलाओं को लोन दिया गया। अभी तक 14 लाख करोड़ लोन के रूप में दिए गए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में। तो स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य हर बैंक शाखा की ओर से कम एक अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के महिला उधारकर्ताओं को नई परियोजनाओं के लिए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के रूप में दिए जाते हैं। जी हां, साथ ही इससे सरकार महिलाओं, SC, ST और फिर OBC के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रही है। जी हां, इसमें अभी तक 1 लाख से अधिक लोगों को फायदा मिल चुका है। जी हां, और 23,827 करोड़ रुपए का लोन दिया जा चुका है। तो अब बात करते हैं क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के बारे में। तो CGS भी एक सरकारी योजना है, यानी कि क्रेडिट फंड स्कीम, जिसके माध्यम से बिजनेस लोन दिया जाता है। इस स्कीम के माध्यम से माइक्रो, स्मॉल या फिर मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए लोन दिया जाता है। तो इसमें गारंटी कवर भी दिया जाता है। इसके माध्यम से अलग अलग स्तर पर लोन दिए जाते हैं। तो अब बात करते हैं कौशल विकास योजना के बारे में। तो इस योजना के तहत लोगों को रोजगार के लिए लोन नहीं दिया जाता है, लेकिन उन्हें हुनरमंद बनाया जाता है। इसमें युवाओं को अलग अलग फील्ड में वोकेशनल ट्रेनिंग की जाती है, जिससे वे अपना व्यापार शुरू कर रहे हैं। इसके लिए कौशल विकास केंद्र भी खोले गए हैं हर एक जिले में। दोस्तों, अब बात करते हैं स्वनिधि योजना के बारे में। तो सरकार हर वर्ग के लिए लोन स्कीम लेकर आ रही है। इस योजना के जरिए देश के रेहड़ी और पटरी वाले यानी कि छोटे सड़क विक्रेताओं को अपना खुद का काम नए सिरे से शुरू करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। इसमें लोगों को छोटे बिजनेस के लिए 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है, जिसे 1 साल के अंदर वापस करना होता है। जी हां, अब अन्य योजना के बारे में बात करें तो सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है, जिसमें वेंचर कैपिटल स्कीम, NCES रिफाइनेंस स्कीम, डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम आदि शामिल है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी बीजेपी नए तेवर और फिर नए क्लेवर के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को उसी के घर में घेरने की कोशिश में जुटी हुई है। जहां बीजेपी ने आरजेडी के परंपरागत वोट बैंक मुस्लिम यादव समीकरण में सेंध लगाने के जुगाड़ में है। जी बीजेपी के नेता हालांकि इस रणनीति को खुले तौर पर स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन हाल में बीजेपी रणनीतिकारों द्वारा लाए गए फैसले इसकी पुष्टि जरूर करते हैं। जी बिहार में बीजेपी के सांसद नित्यानंद राय को केंद्रीय मंत्री के रूप में जिम्मेवारी देकर बिहार प्रभारी की जिम्मेवारी भूपेंद्र यादव को दे दी गई। इसके बाद राज्य के सीमांचल में पहचाने जाने वाले शाहनवाज हुसैन को विधान परिषद का सदस्य बनाकर शाहनवाज हुसैन को राज्य की राजनीति में उतार दिया। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि बीजेपी के नेताओं की नजर सीमांचल पर भी है। माना जा रहा है कि ओबीसी की पार्टी AIMIM ने विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीती है, जिससे बीजेपी को लगता है कि किसी बड़े मुस्लिम नेता के जरिए सीमांचल में सेंधमारी की जा सकती है। हालांकि जानकार इसे आसान नहीं मानते हैं।
दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।